विद्यार्थियों, हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार तक अध्ययन किया वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम अगले जो मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें है नेक्स्ट जो है अपना, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, और इन अनुच्छेदों में प्रदत्त स्वतंत्रताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों में और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पूर्ण संतुष्टि को देखकर रखा गया है। इस संबंध में कई प्रकार की व्यवस्था की गई है। पहला है जिसमें अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इस जो अनुच्छेद के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को बिना किसी बाधा के मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। और इसमें अनुच्छेद 25 में व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक प्रकृति के हिंदू धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों और अन्य हिंदू समाज के सभी वर्गों को समान रूप से इसमें जो है प्रवेश करने का अधिकार होगा। अर्थात इन संस्थाओं में हिंदू समाज के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकेगा, है ना। और धार्मिक स्वतंत्रता में ही जैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलना, यह उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग है। उसके बाद आता है जो है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, है ना, अनुच्छेद 26, है ना। इसके अंतर्गत जो है प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कई प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें है पहला, धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनके पोषण का अधिकार। दूसरा, धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करने का अधिकार। तीसरा, चल और अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। और चौथा, उस संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करने का अधिकार। वस्तुतः अनुच्छेद जो 26 है वह अनुच्छेद 25 का उप सिद्धांत मात्र ही है। अगला जो है अनुच्छेद वो है 27, धार्मिक व्यय पर कर से मुक्ति, है ना। संविधान के अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी धर्म विशेष अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित की गई हो। राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध की गई है। भारत का जो संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 28 में, है ना, जो है वो ये व्यवस्था की गई है कि जो उन शिक्षा संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी जो पूर्णतः सरकार के खर्च पर संचालित होती हैं। जो शिक्षा संस्थाएं किसी ऐसे न्यास द्वारा स्थापित की गई होती हैं जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, भले ही ऐसे संस्था का प्रशासन राज्य करता हो। तो ये सब जो बातें हैं, यानी कि अनुच्छेद 28 कहता है कि राजकीय निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। और इन अधिकारों की भांति धार्मिक स्वतंत्र अन्य अधिकारों जैसे असीमित नहीं है, उसी तरह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी प्रतिबंध रहित नहीं है। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य इत्यादि के हित में इनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसी प्रकार आर्थिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक हित की दृष्टि से राज्य धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और सुधार संबंधी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप ही क्यों ना करना पड़े। तो इस प्रकार जो है सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबंधों के साथ संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। अगला है अपना 5वां, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, है ना। अनुच्छेद 29 और 30। हमारे जो संविधान में जो अनुच्छेद
29 के अंतर्गत नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। और यह भी कह दिया गया है कि किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। और यह भी व्यवस्था की गई है कि शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन हैं। अनुच्छेद 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्य किया गया है, उस संबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसमें अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा इन संस्थाओं के प्रशासन पर कोई आघात नहीं पहुंचेगा, है ना। तो ये है अपना संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। इसके बाद जो है अपना नेक्स्ट जो आता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संविधान में मूल जो बात थी वो यह थी कि इन अधिकारों को, जो मौलिक अधिकार हैं, इनके क्रियान्वयन की व्यवस्था कैसे हो, जिसके बिना मूल अधिकार जो है अर्थहीन सिद्ध होंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया, जिसका तात्पर्य है कि नागरिकों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की शरण नागरिक ले सकते हैं। और इन न्यायालयों द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। आ रहा है समझ में? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उन सभी अधिकारों को अवैधानिक घोषित कर उन सभी कानूनों को अवैधानिक घोषित किया जा सकता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो। संवैधानिक उपचारों के क्रियान्वयन की व्यवस्था को महत्व को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्य प्राय हो जाएगा, तो इस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है अपना अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो उसको छोड़कर मैं किसी और अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है। भूतपूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गढ़कर ने भी इसे भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण और संविधान द्वारा स्थापित प्रजातांत्रिक भवन की आधारशिला कहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। ये 5 लेख हैं। इनमें से है पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, यानी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। यह रिट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति या उससे किसी संबंधी की प्रार्थना पर न्यायालय द्वारा उस प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जो उसे गिरफ्तार किया होता है। इसके अलावा न्यायालय बंदीकरण करने वाले प्राधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारणों पर उचित विचार विमर्श कर सके। दूसरा है अनुच्छेद 32 का जो है नियम, जो वो है परमादेश, यानी परमादेश माने मैडानमस, है ना।
परमादेश लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई प्राधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है ना। तीसरी है उत्प्रेषण, सेटोरियर। इसका शाब्दिक अर्थ है और अधिक जानकारी प्राप्त करना। यह आदेश कानूनी क्षेत्राधिकार से संबंधित त्रुटियों अथवा अधीनस्थ न्यायालय से कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए जारी किया जाता है। चौथा है अनुच्छेद 32 का जो उपअनुच्छेद है जो है वो है अधिकार परीक्षा क्यू वारंट को, है ना। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसका कि वह वैधानिक रूप से अधिकारी नहीं है तो न्यायालय के द्वारा इस रिट के द्वारा पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। इस प्रश्न का समुचित उत्तर देने तक वह कार्य नहीं कर सकता। और पांचवा है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, यानी यह लेख तब जारी किया जाता है जब कोई न्यायिक अधिकरण अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है। इसमें प्राधिकरण न्यायालय को कार्यवाही तत्काल रोकने का आदेश दिया जाता है। तो इस तरह से व्यक्तियों द्वारा जो है साधारण परिस्थितियों में ही न्यायालयों की शरण लेकर अपनी मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है, लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संकट काल की घोषणा कर दी गई हो तो मौलिक अधिकारों के लिए कोई भी व्यक्ति किसी न्यायालय के साथ प्रार्थना नहीं कर सकेगा। तो इस प्रकार संविधान के द्वारा संकट काल में नागरिकों के मूल अधिकारों को स्थगित करने की व्यवस्था की गई है। संकट काल में भी लेकिन अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार आज हमने ये मौलिक अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के संदर्भ में व्याख्या की, इनके बारे में विस्तार से जाना कि इनकी क्या सीमाएं हैं, किस अधिकार को किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पर। धन्यवाद।